जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक हमारे पास क्वेरी आ रही थी कि सर जो है मेंस के ऊपर भी जो है आपकी क्लास के अंदर ऑनलाइन जो आप वीडियो रिकॉर्ड्स कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपने इंटरव्यू भी दिया है, तो आप मेंस के अंदर कैसे आंसर लिखना है वो थोड़ा बता दीजिए कि मेंस में आंसर कैसे लिखे जाते हैं। तो मेंस के लिए आपको जो है बहुत आसान तरीके से आंसर कैसे लिखना है, क्या चीज लिखना है, क्या छोड़ना है, वो सब आपको बताएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर मेंस जो है फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर, यानी जो आपके जो बैरेक्स के जो पेपर होते हैं उसमें से कहां पर क्या लिखना है, क्या बैरेक की लैंग्वेज लिखना है या अपनी लैंग्वेज में कुछ बात करना है या केस लॉ लिखना है, कहां पर क्या चीज लिखना है, कहां पर क्या नहीं लिखना है। 4 नंबर में अगर एक क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या लिखना है, वही क्वेश्चन अगर 8 में आता है तो क्या लिखना है, अगर वही क्वेश्चन 2 में आता है तो क्या लिखना है। इसी के साथ जो है आज हम जो है पहला सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं। कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट में आपको जो है 4 क्वेश्चन रोज आपको दे, ताकि आप उनको कैसे फ्रेम करना है, कैसे लिखना है, आपको उसके ऊपर आइडिया हो जाए। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला जो है प्रियम्बल के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रियम्बल के ऊपर जो क्वेश्चन आता है ये समझ लीजिए। प्रियम्बल जो होता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसमें हमेशा 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर 8 में आ गया तो क्या करें ये भी बता देंगे आपको, लेकिन 4 में इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। तो जब भी प्रियम्बल का क्वेश्चन आता है तो वो ये पूछते हैं डिस्कस द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक क्वेश्चन और आता है उसी के साथ कि इस ये जो प्रियम्बल के बारे में कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो उसके ऊपर आपको 2 केस लिखना होते हैं, एक री वेरुबारी का केस होता है, केशवानंद भारती। तो देखिए प्रियम्बल का जो क्वेश्चन है उसको फ्रेम कैसे करेंगे पहले। तो आप जब आंसर लिखेंगे तो इसके अंदर जैसे आपने प्रियम्बल के क्वेश्चन पर आंसर शुरू किया कि डिस्कस प्रियम्बल, तो आप करें क्या, प्रियम्बल उतार दे पूरा। जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपकी उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है उसको पूरा उतार दे। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। तो आप प्रियम्बल उतार दे, ठीक है। अब होता क्या है कि पेजेस की कैसे भी पेजेस हो, ठीक है, एक पेज आप लिख दीजिए, कम से कम प्रियम्बल का जो है एक पेज आपको लिख दीजिए। और प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। तो प्रियम्बल एक इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट चीज। अगर जज बन रहा है तो प्रियम्बल याद नहीं है तो फिर आपको कुछ भी याद नहीं है। तो प्रियम्बल याद होना चाहिए। प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन आता ही है 4 नंबर में, तो आप प्रियम्बल लिख दीजिए पूरा। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है या नहीं है। तो पहले आप री वेरुबारी का केस बता दीजिए, री वेरुबारी वाला जो केस है, ठीक है, 1960 का, ये बता दीजिए। फिर उसके बाद केशवानंद बता कि री वेरुबारी में बोला था कि नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग, और केशवानंद भारती बोलता है कि होता है, तो ये बता दीजिए। तो आपका जो है 4 नंबर में सफिशिएंट है, यानी प्रियम्बल आपने लिख दिया और ये लिख दिया तो 4 नंबर मिले। अब यही क्वेश्चन अगर 8 नंबर में आया होता तो आप क्या करते। तो 8 नंबर में अगर यही क्वेश्चन आता तो प्रियम्बल के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, आपको बहुत सारे वर्ड्स देंगे, लिबर्टी, ठीक है, जस्टिस की बात करता है, तो ये सारे वर्ड्स को बताना पड़ेंगे ये होते क्या, जस्टिस क्या होता है, ठीक है। और क्या करें, और जब अगर 4 नंबर में तो आप बता सकते हैं, अगर आपको लगता है अमेंडमेंट आपको 1940 आपको लगता है 76 का 42nd अमेंडमेंट कि इसमें 2 अमेंडमेंट हुए और बता सकते हैं लास्ट में, तो ये बता दीजिए। तो इससे आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है आंसर की, कि उस बच्चे को अमेंडमेंट भी पता है कि अमेंडमेंट कब हुआ। लेकिन जनरली अगर 4 नंबर में है तो इतना ठीक है, अमेंडमेंट बताओगे तो एक अच्छा लगेगा, उसके अंदर आपको 4 में से 3.5 नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर 8 नंबर में आया तो प्रियम्बल बताने के बाद हमने ये चीज बताई, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, फिर हम जो है उन वर्ड्स को, जैसे लिबर्टी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, इक्वालिटी हो गया, या जो भी जस्टिस है, ठीक है, तो इन वर्ड्स को भी हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। हर वर्ड का जो है अहमियत है, उन वर्ड्स को बताना पड़ेगा। जैसे फिर हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं, लिबर्टी जो हो गया, जैसे फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, तो लिबर्टी के अंदर आप लिख दो, इसके अंदर आर्टिकल 19 वगैरह के जो फ्रीडम की बात है, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ वाला, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के जो एक आर्टिकल पूरा नहीं लिखना है 19, बस बताना है कि आर्टिकल 19 वगैरह में ये चीजें आपकी बढ़ाएगी। फिर फ्रेटर्निटी के बारे में बता दो कि क्या करता है, ठीक है। इक्वालिटी के जो प्रोविजन है 14 से 18 आपको थोड़े से एक लाइन में बताना पड़ेंगे इक्वालिटी, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया ना, पहले 4 में था, यही क्वेश्चन अब 8 में हो गया, तो इक्वालिटी वगैरह के बारे में बताएंगे, 14 से 18 वगैरह बताएंगे। और अगर जस्टिस की बात है तो आप ये बता दीजिए, जस्टिस के लिए जो है आप जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो देने के लिए हमारी न्यायपालिका बनाई है। तो जुडिशरी के बारे में बता सकते हैं थोड़ा सा कि जुडिशरी इसीलिए बनाई है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। और इसके ऊपर आर्टिकल 32 वगैरह भी लिख सकते हैं कि जस्टिस के लिए जो है आपका कौन जस्टिस देगा। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, अगर फंडामेंटल राइट्स है, और 226 में आप बता दीजिए कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो जस्टिस के तो इतनी चीजें आपको बताना पड़ेगी, तो 8 नंबर के अंदर सफिशिएंट। अब लोग पूछते हैं कितने पेज लिखे, कितने, तो अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मिनिमम जो है आप समझ लीजिए 2 पेज, आपके लिए 2 पेज काफी है, ठीक है। 2 पेज में आपका आंसर, या आप समझ लीजिए 2.5 पेज भी अगर लिख रहा है तो काफी है।
और हिंदी मीडियम ज्यादा होता है हिंदी में, तो हिंदी वालों के लिए 3 पेज काफी है, 3 पेज में लिख ले, तो इतने पेज में आप लिख सकते हैं। तो ये प्रियम्बल का क्वेश्चन था जिसके ऊपर हमने आंसर दिया। फिर इसके अंदर ऐसा, अब ये कभी 2 नंबर में आ गया तो सिर्फ प्रियम्बल लिख देना, कभी 2 नंबर में आ गया तो सिर्फ प्रियम्बल लिख देना, आपको पूरे नंबर 8 में से अगर ये सारी चीजें आपने लिखी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस है। फिर एक अगला क्वेश्चन आता है प्रियम्बल के बाद आर्टिकल 14 के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर। अब ये क्वेश्चन अगर 4 में आता है तो कैसे लिखें, ठीक है, तो इक्वालिटी में आप बता दीजिए जो 2 चीजें हैं, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बता दीजिए। आर्टिकल 14 आपको याद होता ही है बच्चों को, ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिनाई, जो भी आपको पूरा की पूरा याद होता है, तो ये बता दीजिए, इक्वल स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक लाइन में बता दीजिए। फिर क्या करें, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होती है ये बता दीजिए, डाइसी का बता दीजिए, ठीक है, रूल ऑफ डाइसी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आशुतोष गुप्ता का एक चीज याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप केस लॉज डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत अच्छा है, बाकी अदर लॉज में जो है अगर केस पूछा है तभी डालिए, नहीं तो केस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपसे कंटेंट मांगा जा रहा है, केस तो आप जज ही बनने वाले, तो केसेस की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बताएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं, आर्टिकल 141 बोलता है कि बाइंडिंग होते हैं, तो आप बता दीजिए। तो आशुतोष गुप्ता का केस बता दीजिए वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला जो केस है आशुतोष गुप्ता वर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है केस था आपके, इक्वालिटी बिफोर लॉ के ऊपर एक केस आया था, ठीक है। फिर आता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये आप बता दीजिए कि 4 नंबर का बता रहे हैं, तो आप इसमें बता दीजिए कि जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता क्या, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है सेम ग्रेड्स की बात होती है कि सेम व्यक्ति अगर सेम अगर पोस्ट पे तो तब बात होती है, इक्वालिटी सभी के लिए, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका बता दीजिए कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से हमने इसको लिया है। और इसके ऊपर इंडियन केस जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अनवर अली सरकार का केस बता दीजिए, तो आपको जो है इसके ऊपर 4 नंबर मिलने के चांसेस है। और एक दो चीज और बता दीजिए, सिनेरियो 1950 जो है आपका जो केस है, ठीक है, 1950 वाला जो केस है, ठीक है, आप ए.के. गोपालन का केस, और फिर उसके बाद आपका मेनका गांधी बता दीजिए कि मेनका गांधी इसमें क्या था और मेनका गांधी में क्या था, 2 एक लाइन में बता दीजिए। तो इसमें आपको आर्टिकल 14 के अंदर अगर डायरेक्ट पूछा है कि डिस्कस द राइट टू इक्वालिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसमें बता दीजिए। अब क्या क्या और कर सकते हैं इसके साथ, अगर आप बता सकते हो तो इक्वालिटी के एक आध प्रोविजन आप बता सकते हैं कि इक्वालिटी 15, 16, 17 जो है 15, 16 के अंदर 17 में 18 में इक्वालिटी की बात है, क्योंकि इक्वालिटी की बात है वो, ठीक है, वो एक लाइन में बता सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आप बताना चाहते हो तो इक्वालिटी वगैरह की बात कर सकते हो जो आपको मिलती है 38 वगैरह के अंदर, 37, 38 वगैरह में, कि स्टेट की ड्यूटी भी है इक्वालिटी वगैरह, जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करने की, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, वहां पर ड्यूटी भी बता सकते हो। तो ये सब चीजें आप इसके अंदर 4 नंबर। अब यही क्वेश्चन अगर 8 नंबर में आया होता तो आप क्या करते, तो यही चीजें लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इक्वालिटी बता देते, इक्वल प्रोटेक्शन डाइसी रूल बता देते इक्वालिटी बिफोर लॉ में, और इक्वालिटी बिफोर लॉ का टर्मिनोलॉजी क्या है बता देते, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, ए.के. गोपालन भी बताते, मेनका गांधी और ए.के. गोपालन के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई थी वो फिर पूरी बताना होती है आपको, क्योंकि ये फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए इतना कॉन्सेप्ट आपके पास समझ लीजिए कंटेंट होता नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए आपको मेनका गांधी बताना पड़ता, ए.के. गोपालन बताना पड़ता, ये सारी चीजें बताना पड़ती। और कुछ और केस लॉज है, जैसे इक्वालिटी कहां कहां पर प्रोवाइड होगी, ठीक है, पर्सन की बात की गई है तो पर्सन के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है। एक केस भी है जैसे दिल्ली का एक केस है जहां पर जो है ट्रांसजेंडर्स को भी जो पर्सन्स माना गया तो उनको भी इक्वालिटी आपको प्रोवाइड करना है, तो ट्रांसजेंडर्स को भी आपको केस लॉ लिख देते कि इक्वालिटी उनको भी मिलेगी। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट्स तो आप सभी के पास है, रखना कैसे ही हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये जैसे अगर 2 नंबर में आता तो उसको लिख देते हैं और 1-2 वर्ड्स बता, 2-4 लाइन में बता देते। 2 नंबर वाले में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पैराग्राफ, 2 से 3 पैराग्राफ में कर दीजिए, और 4 नंबर में कम से कम 1 या 1.5 पेज लिखिए, और 8 नंबर में ऐसे। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका जो है तीसरे नंबर पर हम जो आज क्वेश्चन देख रहे हैं ये हो गया, फिर इक्वालिटी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछता फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या करते हैं, आपको पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बता देते क्या होता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपसे पूछते। हमेशा प्रेस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि प्रेस का जो पिछली बार आया भी है ये कि प्रेस का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, इसके ऊपर ये पूछते हैं कि आर्टिकल 19(2) के ऊपर कि कब रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, 19(1) के जो रिस्ट्रिक्शन। तो आपको जनरली क्या करना होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बता दीजिए क्या होता है, फिर उसके बाद उसके जो रिस्ट्रिक्शंस है
ठीक है। ये जनरली एग्जाम्पल के तौर पे 4 नंबर में आता है या 8 नंबर में भी आता है, तो कैसे, तो इसके ऊपर फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बताना, फिर सारे केसेस आपको बताना है, जैसे हमदर्द दवाखाना का हो गया, या फिर बहुत सारे जो बेनेट का एक केस है, ये सारे केस आपको बताना होते हैं कि भैया क्या क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है। ठीक है, स्पीच एक्सप्रेशन होता क्या है ये बता दिया, फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या स्पीच एक्सप्रेशन में आता है या नहीं आता है, हमदर्द दवाखाना और ये 3-4 एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बहुत सारे केसेस होंगे। केसेस नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोगों के पास होंगे केसेस, आप उनको फ्रेम करके रख सकते हैं। आर्टिकल 19(2) में जो है सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, बता सकते हैं। जब 8 नंबर में अगर ये आता है तो 4 में आएगा तो सिर्फ उनको जितने भी 7 या 8 जो भी रिस्ट्रिक्शन उनको बता दीजिए नॉर्मल। अगर 8 में आता है तो आपको हर के ऊपर कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि सॉजनिटी इंटीग्रिटी कैसा दिखता है, यूनिटी ऑफ जो है यूनिटी कैसा दिखता है, या फिर आप ये समझ आपका जो है फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्री जो है वो कैसा दिखता है। ठीक है, डिफामेशन क्या होता है, डिफामेशन के सेक्शन बता देते हैं कि आईपीसी में डिफामेशन ऐसा दिखता है। ये सब चीजें आप बता सकते हो, जितने भी 7-8 पॉइंट है जब 8 में है, लेकिन 4 में तो सिर्फ आर्टिकल 19(2). और पहले क्या करना है, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस पूछा तो पहले आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस बताना है कि क्या होता है, फिर स्पीच एक्सप्रेशन के ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शन पाना है। जो चीज पूछी है वो, एक चीज और बताता हूं, ये चीजें यूपी बिहार में होती है, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर यूपी बिहार में क्या होता है, पहले एक स्टेटमेंट होती है, फिर उसके बाद वो कुछ तो स्टेटमेंट का पहले यस या नो में आपकी जवाब में यस या नो में आंसर देना है, उसके बाद ही आपको आगे आपको कंटेंट को लिखना शुरू करना है। पहले आप क्या उसके बारे में कहना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो क्या आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में आता है या नहीं आता है, उन्होंने पूछा किसी भी इलस्ट्रेटिव फॉर्म, तो पहले आपको बताना यस या नो। अगर आपका आंसर यस है तो फिर उस डायरेक्शन में बढ़ी, नो है तो आपके केस क्लॉज वगैरह तैयार होना चाहिए आपके साथ कि क्या आपका जैसे यस ही है इसका आंसर, तो आपको ये बताना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन और आता है जो आपके 4थे नंबर पे यहां पर हम बात कर रहे हैं, वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये 4 नंबर में जब भी आए तो आप आर्टिकल 51A बता दीजिए और बता दीजिए इसके दोनों अमेंडमेंट कि ये कब आया था। 1976 में पहला जो आया ही 1976 में था, और दूसरा अमेंडमेंट 2002 वाला जो है वार्ड वगैरह वाला के वाला, वो बता दीजिए, पूरे की पूरे याद होना चाहिए। अगर आपको एक केस याद है, इसके नवीन जिंदल का एक केस है, राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग वाला जो केस है, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी बता दीजिए। ये मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि इस आंसर में अगर आपने इतना कर दिया तो 4 में से 3.5 आपको 0.5 दे ही देगा, 3.5 100%। अगर आपने 51A पूरा अच्छे से बता दिया। अच्छा, आप ऐसा कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि 51A के अंदर A B C D का खा गा जो होता है वैसे ही सीक्वेंस, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस किया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर सीक्वेंस नहीं हो पा रहा है तो आप अपने हिसाब से उसको सारे पॉइंट्स बता सकते हैं। ठीक है, ये था आपका जो है आज का कि आप कैसे आंसर राइटिंग को फ्रेम करें। ये तो आज कॉन्स्टिट्यूशन पर था, सिविल सब्जेक्ट्स आप चालू किए, सारे सब्जेक्ट्स आपको रोज रोज बताएंगे, 4-4 क्वेश्चन हर उसमें बताएंगे कि इसमें क्या, अगर ये क्वेश्चन आता तो कैसे आंसर करें, इसमें ये क्वेश्चन आता तो कैसे आंसर करें। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहा है तो आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो मेंस दे रहे हैं, उनको बताएं कि सर जो है सर ने इंटरव्यू दिया है तो कैसे आंसर फ्रेम होता है और कैसे आंसर लिखना है, ये जो है सर को आता है, हमको आता है, हम आपको बता सकते हैं, तो ये सब चीजें बता सकते हैं। एक चीज और याद रखिए कि केस लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। केस लॉ जो है आपके सिविल क्रिमिनल वगैरह में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो तभी वो काम का है, नहीं तो कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर देखें सीआरपीसी में राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन में अगर वो जो है अगर डीके बासु का केस आपने लिखा तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर लगता है आपको तो लिखिए, नहीं तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन पूछा तो सीधे सीधे वो बता दीजिए। तो ऐसी चीज आपको पता होना चाहिए। हम हर सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, इसके लिए जो है आप इसको देखते रहिए, शेयर करिए। थैंक यू।